आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही थी बिकॉज़ मुझ में वो स्ट्रेंथ एंड करेज आ ही नहीं रही थी कि मैं पास्ट में जाके उन मेमोरीज़ को रीलिव करके आपके साथ अपना NICU का एक्सपीरियंस शेयर करूं। लेकिन मुझसे किसी ने रिसेंटली रिक्वेस्ट की कि मैं अपना NICU का एक्सपीरियंस शेयर करूं एंड इमोशंस को साइड में रखते हुए जब मैंने प्रैक्टिकली सोचा देन आई रियलाइज कि येस इट डज़ मेक अ डिफरेंस। अगर मुझे किसी और का एक्सपीरियंस पहले से ही पता होता देन मे बी आई वुड हैव हैंडल द सिचुएशन इन अ बेटर वे, आई वुड हैव रिएक्टेड इन अ बेटर वे। हो सकता है कि मुझे जितना शॉक लगा वो थोड़ा सा कम लगता एंड अगर पहले से ही आपको कोई बता दे कि यू नो इन द एंड सब कुछ ठीक होने वाला है तो कहीं ना कहीं आप मन ही मन थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आई थिंक येस आई शुड शेयर माई NICU एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो हियर्स द वीडियो। मैं कितनी भी अच्छी तरह से आपके सामने अपना NICU का एक्सपीरियंस पेश करूं, इन द एंड द ट्रूथ इज़ दैट कोई भी कभी नहीं चाहता है कि उनका बेबी या किसी और का भी बेबी कभी भी NICU में जाए। जिन लोगों को नहीं पता है, NICU स्टैंड्स फॉर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। बेबीज़ जो प्रीमेच्योरली बॉर्न होते हैं या बेबीज़ जो किसी इन्फेक्शन के साथ बॉर्न होते हैं, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है या कभी कभी जॉन्डिस के लिए भी बेबीज़ को NICU में भेजा जाता है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलता है, वहाँ पे उनको मॉनिटर किया जाता है। मेरी NICU के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। आई डोंट लाइक NICU। मुझे इतनी बार NICU बोलना भी पसंद नहीं है, बट यू नो I have a lot of respect and I am very thankful to the doctors and the nurses जिन्होंने मेरे बेबीज़ की केयर की, उनको इतना प्यार दिया, उनको ठीक करके मेरे साथ घर भेजा। सो या ये एक लव हेट रिलेशनशिप है जिसको मैं कभी भी भुला नहीं सकती। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ इंडियन यूट्यूबर जो एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू। At 33 weeks of pregnancy, मेरे एक amniotic sac का membrane rupture हुआ and my water started leaking. I finally delivered my twins on 26 June 2018 at about 3 PM in the afternoon. मेरे बेबी गर्ल का वेट था 1.8 kg, मेरे बेबी बॉय का वेट था 1.6 kg। दोनों एकदम से हेल्दी थे बट दे वर वेरी टाइनी, लाइक वेरी वेरी स्मॉल। ऑपरेशन थिएटर से इमीडिएटली मेरे दोनों बेबीज़ को NICU शिफ्ट कर दिया गया था। इसका ये मतलब था कि 26 जून को मैंने अपने बेबीज़ को नहीं देखा, मैं उनसे नहीं मिली। तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि बिकॉज मैं उनको डायरेक्टली फीड नहीं करा सकती थी, दे वर वेरी स्मॉल, दे वर वेरी टाइनी एंड इन द NICU, इसलिए हैंड एक्सप्रेशन से मिल्क निकाल के आई सेंट इट टू NICU ताकि बेबीज़ को मदर्स मिल्क ही मिले। फाइनली 27 जून की सुबह मैं NICU गई अपने बेबीज़ से मिलने के लिए। उनको फीडिंग ट्यूब लगा हुआ था, मॉनिटर कनेक्टेड था उनसे जहाँ पे उनकी हार्ट रेट, हार्ट बीट सब चेक हो रही थी, टेम्परेचर प्रोब लगा हुआ था और भी कई सारे IV फ्लूइड्स उनसे कनेक्टेड थे। लेकिन इस सब के बावजूद ओ माय गॉड, दे वर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई हैव सीन टिल डेट। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि दोनों ने मेरी तरफ देखा एंड दे स्माइल्ड बैक एट मी एंड इट फेल्ट लाइक कि टाइम वहीं पे पॉज हो गया है, कुछ पता नहीं चला NICU है क्या है। आई वॉज सो हैप्पी टू सी देम। 27 जून से स्टार्ट हुआ हमारा NICU एक्सपीरियंस, जिसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये एक बहुत ही अनप्लान्ड सी चीज़ हमारी लाइफ्स में आ गई थी। NICU का क्या रूटीन होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है जब उनके बेबीज़ NICU में होते हैं, और मेरा क्या एक्सपीरियंस था, हमने क्या किया, ऑल दैट मैं अब आपके साथ ब्रेक डाउन करके शेयर करूँगी। आई रियली होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बेबी NICU में है और आप उसे डायरेक्टली फीड नहीं करा पा रही हैं, इज़ टू यूज़ अ ब्रेस्ट पम्प। अगर आपका बेबी डायरेक्टली फीड नहीं कर रहा है तो आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं जाएगा दैट इट हैज़ टू प्रोड्यूस मिल्क, विच मीन्स देयर आर चांसेस कि आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप होए। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। देयरफॉर प्लीज़ यूज़ अ हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पम्प जब तक आप हॉस्पिटल में हैं। इफ़ नॉट
अ बेटर ऑप्शन इज़ टू बाय अ ब्रेस्ट पम्प, या तो मैनुअल या तो इलेक्ट्रिक, जो भी आपको सूट करे. प्लीज़ गो अहेड एंड परचेज इट एंड स्टार्ट फॉलोइंग अ रूटीन. एवरी 2 आवरली यू नीड टू पम्प योर मिल्क, ताकि आपका मिल्क सप्लाई बना रहे. मोस्ट हॉस्पिटल्स, आई थिंक इन ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल, NICU में सिर्फ मदर एंड फादर ही अलाउड होते हैं. मदर्स के लिए फिर भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड आवर्स होता है बेबीज़ के साथ रहने का, लेकिन फादर्स के लिए भी रेस्ट्रिक्टेड आवर्स रहते हैं. इन केस ऑफ ट्विंस मे बी दे could be exceptions because दोनों बेबीज़ को पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, so maybe they will extend फादर का विजिटिंग आवर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट मीन्स कि आपको अपने आप ही वो सारी सिचुएशन हैंडल करनी है. इसका ये मतलब है कि घर के एल्डर्स या कोई भी आपके आसपास नहीं होगा आपको किसी तरह का मोटिवेशन देने के लिए या किसी तरह का सजेशन देने के लिए. यू हैव टू हैंडल इट ऑन योर ओन. सो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें. NICU में हर सुबह NICU के डॉक्टर्स पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, उन्हें काउंसिल करते हैं, बेबीज़ की पूरी अपडेट देते हैं कि प्रीवियस रात में बेबी का क्या डेवलपमेंट था, बेबी ने कितना वेट गेन किया है, बेबी ने कितना वेट लूज़ किया है, बेबी ने किस तरह के साइंस दिखाए हैं. बेसिकली ये वो स्लॉट होता है जहाँ पे पेरेंट्स अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. उनके मन में किसी भी प्रकार की अगर किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है, सो दिस इज़ द स्लॉट जहाँ पे आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप अपने बेबीज़ की पूरी जानकारी ले सकते हैं. NICU में हो सकता है कि आपके बेबी के साथ और भी बेबीज़ हों, ट्विन्स हों, सिंगल बेबीज़ हों, फुल टर्म बेबीज़ हों जिनको जॉन्डिस या कोई और इन्फेक्शन हुआ हो. Please avoid getting into comparison mode. Do not compare your baby या others baby with your baby. Every baby is different. It is very normal कि जब हम NICU में घुसें उतने सारे इक्विपमेंट या मॉनिटर्स देख के या अलार्म्स की आवाज़ सुन के जो कॉन्स्टेंटली बजते रहते हैं, हम थोड़ा सा डर जाएं, थोड़ा सा पैनिक हो जाएं. लेकिन दैट इज़ द थिंग, यू नो, डोंट पैनिक, क्योंकि आपके बेबी को मॉनिटर किया जा रहा है. देयर आर डॉक्टर्स, देयर आर नर्सेज. सो just focus on your baby. Do not look around कि क्या है क्या नहीं है. just look at your baby and feel good. KMC कैंगरू मदर केयर, ये NICU जर्नी का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट हुआ करता था बिकॉज इसमें आई वॉज अलाउड टू होल्ड माई बेबी फॉर आवर्स टुगेदर और मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था. शांति से मैं अपने बेबी को लेके बैठ सकती थी. KMC होता क्या है? बेसिकली मदर या फादर बेबी को लेकर उनको स्किन टू स्किन टच देते हैं. सो आई हैव अ पिक्चर, या दिस इज़ मी एंड माई बेबी. आई एम गिविंग KMC टू माई बेबी गर्ल. तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बेबी गर्ल को, सो इट्स लाइक कैंगरू, यू नीड टू अनबटन एंड देन यू नो बेबी के भी क्लोथ्स रिमूव करके बेबी एंड मदर का जो है स्किन टू स्किन टच कराते हैं. इससे बेबी को जो है वार्मथ फील होता है, बेबी को वही वाली फीलिंग आती है कि वो अपने मदर के वूम में है एंड बेबी फील्स एट होम. कहते हैं कि इससे बेबी जो है जल्दी रिकवर होते हैं, इससे बेबीज़ का वेट गेन होता है एंड दे फील गुड. सो NICU में रेकमेंड किया जाता है कि आप एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स ऑफ KMC हर दिन अपने बेबीज़ को दें. ड्यूरिंग KMC NICU की जो लाइट्स हैं वो डिम कर दी जाती हैं ताकि बेबी सो सके अच्छे से एंड नो थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट कर दिया जाता है. एंड आई एम वेयरिंग अ मास्क क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मुझे कोल्ड एंड कॉफ था, तो मैं बेबी को इन्फेक्ट ना करूँ इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि KMC से रिलेटेड है मैं पॉइंट करना चाहूँगी. अगर आप डिस्चार्ज हो गई हैं एंड हॉस्पिटल के बाहर से हॉस्पिटल में जा रही हैं NICU में अपने बेबी से मिलने के लिए, देन प्लीज़ अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स कैरी करिए. वो भी कुछ ऐसा जो कि आप इजीली अनबटन करके अपने बेबी को इजीली स्किन टू स्किन दे सकें. बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेयर ऑफ क्लोथ अपने पास रखेंगी वो आप सिर्फ NICU प्रेमाइसेस में यूज़ करें. आप उसको NICU से बाहर मत यूज़ करिए. आप सिर्फ और सिर्फ बेबी को KMC देते वक्त इन कपड़ों का इस्तेमाल करिए बिकॉज़ हॉस्पिटल्स नहीं चाहते हैं कि बेबी को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो बिकॉज़ छोटे बेबीज़ की इम्यूनिटी कम होती है एंड यू डू नॉट वांट टू कैरी इन्फेक्शंस फ्रॉम आउटसाइड. सो ये थोड़ा सा हाइजीन का
हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आपका बेबी NICU में होता है। 4 से 6 घंटे KMC देने के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप हर 2 से 3 घंटे अपना मिल्क पंप करती रहें। अगर आपका बेबी NICU में है तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि बेबी को मदर्स मिल्क मिले, इससे वो जल्दी रिकवर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसीलिए NICU के साथ NICU के पास में ही एक मदर्स पंपिंग रूम होता है, जहाँ पे वो मदर्स जिनके बेबीज़ NICU में हैं जाकर या तो हॉस्पिटल का पंप यूज़ करके या अपना खुद का पंप लाकर मिल्क पंप करके बेबी को दे सकती हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे आप दूसरी मदर्स से मिलते हैं, उनकी स्टोरीज सुनते हैं। उन दिनों पे जिस दिन आपका एनर्जी थोड़ा सा कम होता है या आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उन मदर्स की कहानी सुन के आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मेरा जो इतना लंबा जो NICU का पीरियड रहा है, मैंने वो सिर्फ इसी रीज़न से इजीली काट लिया क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग मदर्स की स्टोरीज सुनी, उनसे मोटिवेशन पाया, देखा कि वो लोग कैसे डील कर रहे हैं सिचुएशन को। एंड इट वाज अ ग्रेट हेल्प एंड आई हैव फाउंड गुड फ्रेंड्स इन देम। जब बेबीज़ NICU में होते हैं तो वहाँ पे नर्सेज होती हैं जो बेबी का पूरा ध्यान रखती हैं, उनका हर काम करती हैं, मसाज देना या उनको स्पॉन्ज बाथ देना या उनकी पॉटी क्लीन करना या डायपर चेंज करना, हर चीज़ जो है नर्सेज करती हैं। लेकिन एट सम पॉइंट आप उनको घर लेके जाएंगे एंड स्पेशली अगर ये आपका फर्स्ट बेबी है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आप खुद से सीखें, खुद से करें। इसलिए आप धीरे धीरे आप नर्स से पूछ सकते हैं कि क्या मैं खुद से ये सब कर सकती हूँ। सो माई सजेशन विल बी स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। आप पहले से ये सब चीज़ें करना शुरू कर दीजिए ताकि जब आप बेबीज़ को घर लेके जाएं आपको आसानी हो उनको हैंडल करने में। जब डॉक्टर्स कन्विंस हो जाते हैं कि बेबी अब स्टेबल है और ख़ुद से फीड कर सकता है, तब वो बेबी का फीडिंग ट्यूब निकालते हैं। लेकिन जब तक बेबी 3 किलो का नहीं हो जाता है वो अपनी मदर से लैच करके डायरेक्टली फीड नहीं ले सकता है। देयरफॉर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि या तो आप बेबी को स्पून फीड कराएं या तो पालड़ा फीड कराएं। डॉक्टर्स बिल्कुल भी बॉटल फीडिंग रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप शुरू में ही बेबी को बॉटल देने लगेंगे तो बेबी को निपल कन्फ्यूजन हो जाएगा एंड आगे चलकर वो मदर का डायरेक्ट फीड लेने से बिल्कुल भी इनकार कर देगा। सो पालड़ा फीडिंग सिखाई जाती है, पेरेंट्स को बताया जाता है कि आप कैसे डायरेक्टली अपने बेबी को पालड़ा से फीड कर सकते हैं। जब बेबी पालड़ा फीड आराम से लेने लगता है देन डॉक्टर्स जो है बेबी को NICU से वार्ड में शिफ्ट करते हैं। बेबी को डायरेक्टली NICU से घर के लिए डिस्चार्ज नहीं मिलता है क्योंकि जब बेबी NICU में होता है तो उनकी हर मूवमेंट, हर एक्टिविटी मॉनिटर हो रही होती है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि बेबी को वार्ड में शिफ्ट करके देखा जाए कि बेबी कैसे रिएक्ट कर रहा है विदाउट ऑल दोज मॉनिटर्स एंड पेरेंट्स कैसे हैंडल कर पा रहे हैं बेबी को, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है तो इमीडिएटली जो है वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम होती है आपको हेल्प करने के लिए। इसलिए कुछ दिनों तक बेबीज़ को जो है हॉस्पिटल के वार्ड में रखा जाता है एंड देखा जाता है कि बेबी का टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं, बेबी की हार्ट बीट कैसी है, बेबी का ऑक्सीजन लेवल SpO2 कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं कुछ दिनों तक एंड उसके बाद फाइनली जो है बेबी को घर भेज दिया जाता है। प्रीमी बेबीज़ का टेम्परेचर मेंटेन रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब वो NICU में होते हैं तो वहाँ पे वार्मर्स होते हैं जो बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, लेकिन जब वो NICU से वार्ड में शिफ्ट हुए और बिकॉज हॉस्पिटल में AC रहता है हर जगह, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें। ऑफ कोर्स आप ओवर ड्रेस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है एंड देखना पड़ता है कि बेबी का बॉडी टेम्परेचर हर वक्त मेंटेन रहे। NICU में रहते रहते हमारी आदत हो जाती है कि हम बेबी की हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट को एक मॉनिटर पे देखें। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं मॉनिटर पे आते हुए उन नंबर्स और उन रीडिंग्स पे, और दैट इज़ द रियल चैलेंज। जब हम बेबी को खुद से हैंडल करते हैं और हमारे आसपास कोई मॉनिटर नहीं होता है तो हमें हर चीज़ के लिए डर लगता है, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड दैट इज़ व्हेन यू नीड टू बिलीव योर सेल्फ एंड द बेबी कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई कैन हैंडल द बेबी।
तो या फाइनली इतने सारे सब चीज़ों के बाद मैं अपने बेबीज़ को घर लेके आई एंड वहाँ से एक नया जो हमारा फेज़ था लाइफ का, एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, विच प्रॉब्ली इज़ अनदर वीडियो। आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस कि आप कैसे प्रीमी बेबीज़ को घर पे लाके उनका ख्याल रख सकते हैं, किन बातों का ध्यान देना चाहिए जब आपके प्रीमी बेबीज़ हों एंड ऑल दैट। बट येस, दिस इज़ वॉट माई NICU एक्सपीरियंस वॉज एंड मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट हाई लेवल चीज़ें हैं कवर करके आपको बताई हैं। NICU का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है, बट ट्रस्ट मी इन दी एंड सब सही हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे दिन बीत जाएंगे। सो जस्ट स्टे काम। Thank you so much for watching the video and I will come back with more videos. Bye for now.